नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा होगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, बहुत ही बारीकी से एक एक लाइन को अंडरलाइन करते हुए पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम लोग धुलाई वाली कहानी को पढ़ने वाले हैं। और अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल यूआरपी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि जो हमारे इस चैनल में फ्री चल रही है यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूनिट 7 के ऊपर हिंदी कहानियों का सीरीज, उसका नोटिफिकेशन मिलते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक जानकारी आप लोग को दे देता हूं कि अभी तक हमारी यूजीसी नेट के आंसर की नहीं आया है और आप लोग दुनिया भर के जो वीडियो देख रहे हैं उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जब आने वाला होगा वो अपने आप आ जाएगा और आप अपने तैयारी के ऊपर फोकस कीजिए। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि अभी बहुत समय है और जो जो चीज़ें आप लोग को कमी खिला था उस सब चीज़ों को तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करने का भी समय आ चुका है। तो देर ना करते हुए आप लोग उस सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए आज की इस वीडियो धुलाई वाली कहानी को पढ़ते हैं। तो धुलाई वाली कहानी जो है बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा लिखा गया है। बंग महिला राजेंद्र बाला घोष का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ और धुलाई वाली कहानी का प्रकाशन कब हुआ? 1907 में। धुलाई वाली कहानी का शुरुआत होता है काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिया की तरफ आ रहा था। शुरू में ही काशी जी के दशाश्वमेध घाट का जिक्र है और गोदलिया का जिक्र है। एक हाथ में एक मैली सी तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरी में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सूंघनी की एक पुड़िया थी। जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हुआ है उस सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं। उस समय दिन के 11 बज रहे थे। कितना बज रहे थे? 11 बज रहे थे। गोदलिया की बाईं तरफ जो गली है उसके भीतर एक और गली में थोड़ी दूर पर एक टूटे से पुराने मकान में वो जा घुसा। मकान के पहले खंड में बहुत अंधेरा था, पर ऊपर की जगह मनुष्य की वासोपयोगी थी। नवागत मनुष्य धड़धड़ाता हुआ ऊपर चढ़ गया। वहाँ एक कोठरी में उसने हाथ की चीज़ें रखी और सीता सीता कहकर पुकारने लगा। ये चीज़ें पूछा गया था, सीता सीता। सीता की उम्र कितनी थी? क्या है? कहती हुई 10 बरस की बालिका आ खड़ी हुई। कितनी बरस की थी वो? 10 बरस की थी। तब उस पुरुष ने कहा, सीता जरा अपनी बहन को बुला ला। अच्छा कहकर सीता गई और कुछ देर में एक नवीना स्त्री आकर उपस्थित हुई। उसे देखते ही पुरुष ने कहा, लो, हम लोग को तो आज ही जाना होगा। इस बात को सुनकर स्त्री कुछ आश्चर्ययुक्त होकर और झुंझलाकर बोली, आज ही जाना होगा? यह क्यों? भला आज कैसे जाना हो सकेगा? ऐसा ही था तो सवेरे भैया से कह देते। तुम तो जानते हो कि मुँह से कह दिया बस छुट्टी हुई। लड़की कभी विदा की होती तो मालूम पड़ता। आज तो किसी सूरत जाना नहीं हो सकता। तुम आज कहती हो हमें तो अभी जाना है। बात यह है कि आज ही नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे हैं। कौन? नवल किशोर। आगरे से अपनी नई बहू को भी साथ ले रहे हैं। कहाँ से? आगरे से अपनी नई बहू को वो भी साथ लेके आ रहे हैं। सो उन्होंने हमें आज ही जाने के लिए इसरार किया। हम सब लोग मुगलसराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे। कहाँ से? मुगलसराय से इलाहाबाद साथ में चलेंगे। उनका तार मुझे घर से निकलते ही मिला। इसी से मैं झट नहा धोकर लौट आया। बस अब करना ही क्या, कपड़ा वपड़ा जो कुछ हो बूंद कर घंटे भर में खा पीकर चलो। जब हम तुम्हें विदा करने आए ही हैं तब कल के बदले आज ही सही। हाँ, यह बात है, नवल जो चाहे करावे। क्या एक ही गाड़ी में न जाने से दोस्ती में बट्टा लग जाएगा? अब तो किसी तरह रुकोगे नहीं, जरूर ही उनके साथ जाओगे। पर मेरे तो नाकों में दम आ जाएगी। क्यों? किस बात से? उनकी हंसी से। किस से? हंसी ठट्ठा भी राह में अच्छी लगती है, उनकी हंसी मुझे नहीं भाती। कौन कह रही है? बंशीधर की पत्नी है, वो कह रही है, एक रोज मैं चौक में बैठी पुड़िया काट रही थी कि इतने में ना जाने कहाँ से आकर नवल
चिल्लाने लगे, ए बुआ देखो तुम्हारी बहू पुड़िया खा रही है, मैं तुम्हारे शर्म के मर गई। हाँ भाभी जी ने बात उड़ा दी सही। वो बोली, खाने पहनने के लिए तो आई ही है, पर मुझे उनकी हंसी बहुत बुरी लगी। बस इसी से तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? अच्छा चलो, मैं नवल से कह दूंगा कि ये बेचारी कभी रोटी तक तो खाती नहीं, पूरी क्या खाने लगेगी। इतना कहकर बंशीधर कोठी की बाहर चले आए और बोले, मैं तुम्हारे भैया के पास जाता हूँ, तुम रुला कर तैयार हो जाना। इतना सुनते ही जानकी देई, बंशीधर की पत्नी का क्या नाम था, जानकी देई, की आंखें भर आई और आषाढ़ सावन की ऐसी झाड़ी लग गई। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं। बंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? इलाहाबाद के रहने वाले, और बनारस में ससुराल है। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे और बनारस में उनका ससुराल था। स्त्री को विदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। ये भी लाइन पिछले वर्ष पूछा जा चुका है। ससुराल में कौन कौन थे? तो ससुराल में एक साले, साली और सास के सिवा और कोई नहीं। नवल किशोर उनके दूर के नाते में ममेरे भाई हैं। नवल किशोर कौन था? बंशीधर का दूर के रिश्ते में ममेरे भाई लगते थे, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता, दोनों एक जान दो कालिब है। उसी दिन बंशीधर का जाना स्थिर हो गया। सीता बहन के संग जाने के लिए रोने लगी। माँ रोती धोती लड़की की विदा की सामग्री इकट्ठा करने लगी। जानकी देवी भी रोती तैयार होने लगी। कोई चीज़ें भूलने पर धीमी आवाज़ से माँ को याद भी दिलाती गई। 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। कितना बजे? 1 बजने पर स्टेशन जाने का समय आया। अब गाड़ी या इक्का लाने कौन जाए? ससुराल वालों की अवस्था अब आगे किसी नहीं कि 2-4 नौकर चाकर हर समय बने रहे। सीता के बाप के ना रहने से काम बिगड़ गया है। पैसे वाले के यहाँ नौकर चाकरों को सिवा और भी 2-4 खुशामदी घेरे रहते हैं। छूछे को कौन पूछे? एक कहारिन है, सो भी इस समय कहीं गई है। साले राम की तबीयत अच्छी नहीं, वे हर घड़ी बिछोने से बातें करते हैं। 30 पर भी आप कहने लगे, मैं ही धीरे धीरे जाकर कोई सवारी ले आता हूँ, नज़दीक तो है। बंशीधर बोले, नहीं, तुम क्यों तकलीफ करोगे, मैं ही जाता हूँ। जाते जाते बंशीधर विचारने लगे कि के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों की बैठने लायक नहीं होती, क्योंकि एक तो इतने ऊंचे पर चढ़ना पड़ता, दूसरे पराये पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है। मैं एक पालकी गाड़ी ही कर लूँ, उसमें सब तरह का आराम रहता है। पर जब गाड़ी वाले ने 1.5 रुपया किराया मांगा, कितना रुपया? गाड़ी वाले ने, पालकी वाले ने 1.5 रुपये किराया मांगा, तब बंशीधर ने कहा, चलो इक्का ही सही, पहुँचने से काम। कुछ नवल किशोर तो यहाँ से साथ है नहीं, इलाहाबाद में देखा जाएगा। बंशीधर इक्का ले आए और जो कुछ असबाब था इक्के पर रख कर आप भी बैठ गए। जानकी देवी बड़ी विकलता से रोती हुई इक्के पर जा बैठी। पर इस अस्थिर संसार में स्थिरता कहाँ? यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं। इक्का जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे जानकी की रुलाई भी कम होती गई। सिगरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। कहाँ पर पहुँचते पहुँचते? सिगरोल के स्टेशन के पास पहुँचते पहुँचते जानकी अपनी आंखें अच्छी तरह पहुँच चुकी थी। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक बंशीधर की नज़र अपने धोती पर पड़ी। अरे एक बात तो हम भूल ही गए, कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई जरूरी चीज़ें भूल गए? नहीं, एक देसी धोती पहनकर आना था, सो भूलकर विलायती ही पहने आए हैं। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखोगे तो 2-4 सुनाए फिर नहीं रहेंगे। और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए? देसी लेने से भी दाम लगेगा सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौहें टेढ़ी करके बोले, धोती तो धोती, पहनने से काम क्या, ये बुरी है? इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा, मतलब वो लोग स्टेशन पहुंच चुका। बंशीधर एक कुली करके चले। इतने में केवल ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है। बंशीधर फिरक कर बोले, अगर मैं 1.5 दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्के वाली चुप हो रहा। इक्के की सवारी देखकर इसने ऐसा कहा। यह कहते हुए बंशीधर आगे बढ़ गए। यथा समय रेल पर बैठकर बंशीधर राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। कहाँ पार करके? राजघाट पार करके मुगलसराय पहुंचे। वहाँ पुल लांग कर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म की इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखलाई पड़ा। मुसाफिर अपने अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। बंशीधर एक बार चलती गाड़ी में शुरू से आखिर तक देख आई, पर नवल का कहीं पता नहीं। बंशीधर फिर सब गाड़ियों को तेहरा गए। भीतर घुस कर एक एक डिब्बे को देखा, किंतु नवल ना मिले। अंत को आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप ना आया, मुझे अच्छा उल्लू बनाया।
अच्छा कहा जाएंगे कहाँ, भेंट होने पर समझा लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी, बंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनानी गाड़ी में बिठाया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया? कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो डोडे का था, पर डोडे दर्जे का कमरा कलकत्ते से आने वाले मुसाफिरों से भरा था। कहाँ से आने वाले? कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में बंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कल 10-12 स्त्री पुरुष थे, मतलब कुल मिलाकर 10-12 स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और ना जाने क्या अगड़ बगड़ सोचते गाड़ी कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। कहाँ पहुंचे? मिर्ज़ापुर पहुंच गए मुगलसराय से। मिर्ज़ापुर में पेटराम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देर है। चलने की झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही बंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुँह धोकर खोचेवल से थोड़ी सी ताज़ी पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठे आपने उन्हें ठिकाने पहुँचाया। पीछे से जानकी की सूद आई। सोचा कि पहले पूछ ले, तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियाँ नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई। तब बंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वो चाहते तो इस समय डोडे में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। बंशीधर अपने कमरे में बैठे तो एक मुसाफिर अधिक देख पड़े। आगे वालों में से एक उतर भी गया था। जो लोग थे अब तीसरे दर्जे के योग जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो बंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े हुए, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काटे, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। बंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत करके समय बितावेंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तब वो स्त्री कुछ अकचका कर थोड़ा सा मुंह खोल जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वो मानो कांप से उठी। रेल का देना लेना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपने स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफार्म पर भीड़ भी ना थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखलाई दिया तब तक वो बेचारी बाहर ही देखती रही, फिर स्पष्ट स्वर से रोने लगी। कौन थी ये? घूंघट वाली लड़की थी जिसके लिए कहानी लिखा गया था। वह है नवल की नई नवेली पत्नी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा ग्रामीण स्त्रियां भी थी। एक जो उसके पास ही थी कहने लगी, अरे इनकर मनाई तो नहीं आइलेन हो, देखो हो रवल करथईन। दूसरी औरत बोल रही, अरे दूसर गाड़ी में बैठा हुई हैं। पहली दूर बोल रही, ये जनानी गाड़ी थोड़े हैं। दूसरी तो हूँ भूलू तो कहूँ, कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गांव उतरबू बेटा? मिर्जापुरा चढ़ी हो ना? इसके जवाब में उसने जो कहा सो वह ना सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछिला ना, हम कहाँ उतरबू हो? आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव हो गैया? पहली, अरे नहीं जनलू, प्रयाग जी मतलब प्रयागराज, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी कहे ना जानित, ले कह के नहीं तोहरे पंच के धर्म से 4 दई नहाई चुकी हुई। ऐसे हो सोमवारी और गहन दका लाग रहा तोहरे काशी जी नहाए गई रहे। पहली, आवे जाए के तो सब आवते जाता बाटेन फून, यह शायद तो बिचारो विपत में न पड़ल बाटिली है। हम पंचहाई राजघाट टिकस कटवली मंगल सराय उतरेल हो, 2 पुहिन चढ़ेली। दूसरी, एक दई हम आवत रहे, एक मिली आरो मोरे संगे रही। दोकने टिसनिया पर ओकर मालिकवा उतरे से कि जरूरतई गाड़ियाँ खुली। अब भैया उगरा फाड़ न रही, ए साहब गाड़ियाँ खड़ी कर, ए साहब गाड़ियाँ तनी खड़ी कर, भला गड़िया दहनीति काहे के खड़ी होई। पहली, वो मेहरुआ बड़ी उजबक रहल, भला केहू के चिल्लाए से रेलवा कहीं खड़ा होला। इसकी इस बात पर कुल कमरे वाले हंस पड़े। अब जितने पुरुष स्त्रियां थी एक से एक अनोखी बातें कहकर अपने अपने तजुर्बे बयान करने लगी। बीच बीच में उस अकेली अबला की स्थिति पर भी दुख प्रकट करती जाती थी। तीसरी स्त्री बोली, टिकसिया पाले बाएं के नहीं है, साहिबवा सुनी तो कलकत्ता ताई ले मूसलिया लाई। अरे
हो तो नहीं कि दूर से आवत रहे लेना फरगत के बाद उतर लेन। चौथी, हम तो इनके संगे के आदमी के देखबो ना कि हो गोइया। तीसरी, हम देखे रहली है मजक टोपी देहले रहलन को। इस तरह उनकी बेसिर पैर की बातें सुनते सुनते बंशीधर ऊब उठे। तो भी उन स्त्रियों से कहने लगे, तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, जरूर इलाहाबाद तार गया होगा और दूसरी गाड़ी से वो भी वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं भी इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं। जो ऐसा ही है तो दूसरी गाड़ी के आने तक मैं स्टेशन पर ठहरा रहूँगा। तुम लोगों में से यदि कोई प्रयाग उतरे थोड़ी देर के लिए स्टेशन पर ठहर जाना, इनको अकेला छोड़ देना उचित नहीं। यदि पता मालूम हो जाएगा तो मैं इन्हें इनके ठहरने के स्थान पर भी पहुंचा दूंगा। ये कौन कहता है? बंशीधर। लेकिन गाड़ी में नवल किशोर भी बैठा रहता है। बंशीधर की इन बातों से उन स्त्रियों की वाकधारा दूसरी ओर बह चली। हाँ, यह बात तो अब भली कही। नहीं भैया, हम पाँचे कहे के कहीं से कुछ कही। अरे एक के एक करत ना बाएं तो दुनिया चलत कैसे बाएं, इत्यादि ज्ञान कथा होने लगी। कोई तो उस बेचारी को सहारा मिलते देख खुश हुए और कोई नाराज भी हुए। क्यों सो मैं नहीं बतला सकती। उस गाड़ी में जितने मनुष्य थे सभी ने इस विषय में कुछ न कुछ कह डाला था। पिछले कमरे में केवल एक स्त्री जो फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेले बैठी थी। फरासीसी छींट की दुलाई ओढ़े अकेले कौन बैठी थी? नवल किशोर बैठा हुआ था। उसकी स्त्री से छुप कर कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर वह ताक देती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगा कि यह क्या बात है, देखने में तो भले घर की मालूम होती है पर आचरण इसका अच्छा नहीं। गाड़ी इलाहाबाद के पास पहुंचने को हुई। बंशीधर उस स्त्री को धीरे दिलाकर आकाश पाताल सोचने लगे। यदि तार में कोई खबर न आई होगी तो दूसरी गाड़ी तक स्टेशन पर ही ठहरना पड़ेगा, और जो उससे भी कोई न आया तो क्या करूँगा। जो हो, गाड़ी नैनी से छूट गई। अब साथ क्यों अशिक्षिता स्त्री ने फिर मुंह खोला। कहा, भैया जो कहूँ बिना टिकस के आवत हो तो ओकर का सजा होला। अरे ओका ही नहीं चाहत रहा कि मेहरारू के तो बैठा दिहलन और अपुआ तवन टिकस ले के चल दिहलन। किसी आदमी ने तो यहाँ तक दौड़ मारी कि रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफू चक्कर हो जाएंगे। उस गाड़ी में एक लाठी वाला भी था। उसने खुलम खुला कहा बाबूजी कुछ हमरो साझा। मतलब नवल किशोर की पत्नी को देखकर वो अकेली अपने पति से नहीं मिल पा रही। उनके पति जो है नवल किशोर, वह दुलाई ओढ़ के बैठा हुआ है, तो वो डर गई। उसे देखकर जितने भी गाड़ी में औरत थी वो अजीब की बातें करने लगी। इसकी बात पर बंशीधर क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने इसे खूब धमकाया। उस समय तो चुप हो गया, पर यदि इलाहाबाद उतरता तो बंशीधर से बदला लिए बिना ना रहता। बंशीधर इलाहाबाद में उतरे। एक बुढ़िया को भी वहीं उतरना था। उससे उन्होंने कहा कि उनको भी अपने संग उतार लो। फिर उस बुढ़िया को उस स्त्री के पास बैठा कर आप जानकी को उतारने गए। जानकी को उतारने गए। जानकी से सब हाल कहने पर वह बोली, अरे जाने भी दो, किस बखेड़े में पड़े हो। पर बंशीधर ने ना माना। जानकी को और उस भद्र महिला को एक ठिकाने बैठाकर आप स्टेशन मास्टर के पास गए। बंशीधर के जाते हुए बुढ़िया, जिसे उन्होंने रखवाली के लिए छोड़ रखा था, किसी बहाने भाग गई। अब तो बंशीधर बड़े असमंजस में पड़े। टिकट के लिए बेखड़ा होगा क्योंकि वह स्त्री बेटिकट है। लौट कर आए तो किसी को ना पाया। अरे यह सब कहाँ गई? यह कहकर चारों तरफ देखने कहीं पता नहीं। इस पर बंशीधर घबराई। आज कैसी बुरी सायत में घर से निकले कि एक के बाद दूसरे आपस में फंसते चले आ रहे हैं। इतने में अपने सामने उस दुलाई वाली को आते देखा। दुलाई वाली मतलब कौन? नवल किशोर। तू ही उन स्त्रियों को कहीं ले गई है। इतना कहना था कि दुलाई से मुंह खोलकर नवल किशोर खिलखिला उठे। अरे यह क्या सब तुम्हारी करतूत है? अब मैं समझ गया कैसा गजब तुमने किया। ऐसी हंसी मुझे नहीं अच्छी लगती। मालूम होता है कि वो तुम्हारी ही बहू थी। अच्छा तो वो गई कहाँ? वो लोग तो पालकी गाड़ी में बैठी है, तुम भी चलो। नहीं, मैं सब हाल सुन लूँगा तब चलूँगा। हाँ यह तो काहे तुम मिर्ज़ापुर से में कहाँ से आ निकले? मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ते से, बल्कि मुगलसराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। कौन? नवल किशोर। तुम जब मुगलसराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे तब मैं 2 दर्जे से ऊपर वाले बेंच पर लेटे तुम्हारा तमाशा देख रहा था। फिर मिर्ज़ापुर में जब तुम पेट के धंधे में लगे थे मैं तुम्हारे पास निकल गया, पर तुमने ना देखा। मैं तुम्हारी गाड़ी में जा बैठा, सोचा कि तुम्हारे आने पर प्रकट होऊंगा। फिर थोड़ा और देख ले, करते करते यहाँ तक नौबत पहुँची। अच्छा अब चलो चलो।
जो हुआ उसे माफ़ करो। यह सुन बंशीधर प्रसन्न हो गए। दोनों मित्रों में बड़े प्रेम से बातचीत होने लगी। बंशीधर बोले, मेरे ऊपर जो कुछ बीती सो बीती वो बेचारी जो तुम्हारे से गुणवान के संग पहली ही बार रेलवे से आ रही थी, बहुत तंग हुई। उसे तो तुमने नाहक रुलाया, बहुत ही डर गई थी। बंशीधर बोल रहे हैं नवल किशोर को कि उनकी पत्नी के साथ ये जो तुमने किया वो डर गई थी। नहीं जी, डर किस बात का था, हम तुम दोनों गाड़ी में न थे। हाँ, पर यदि मैं स्टेशन मास्टर से इतला कर देता तो बेखड़ा खड़ा हो जाता ना। अरे तो क्या मैं मर थोड़ी गया था। 4 हाथ की धुलाई की बिसाती कितनी, 4 हाथ की धुलाई की बिसाती कितनी। इसी तरह बातचीत करते कि दोनों गाड़ी के पास आए। देखा तो दोनों मित्र बंधुओं में खूब हंसी हो रही। जानकी कह रही थी, अरे तुम क्या जानो। अब जानकी का कथन है, अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है। हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। ये लाइन पूछ सकता है कि किस कहानी से है। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे। खैर दोनों मित्र अपनी अपनी घरवाली को लेकर राजी खुशी घर पहुँचे। मुझे भी उनकी यह राम कहानी लिखने से छुट्टी मिली। कौन कह रही है? राजेंद्र बाला घोष। तो दोस्तों आपने देखा इस कहानी में दुलाई वाली कौन बनता है? नवल किशोर बनता है, जिनकी नई नई शादी होता है। इसमें सीता जो एक लड़की है उनका उम्र है 10 साल। बंशीधर, जानकी और नवल किशोर और जो बंशीधर है वो रिश्ते में वो मेरे भाई लगते हैं। इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। आशा करते कहानी आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल में आपको UGC नेट हिंदी साहित्य की जो कहानियाँ लगी हुई है यूनिट 7 की, उस सारी कहानियों को इसी तरह लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी और कहानी को लेकर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।